कॉलेज के दौरान मैंने कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए कई घटिया नौकरियां की। 4 वर्ष के अंतराल में मैंने एक बारिस्ता, एक वेट्रेस, एक रिसेप्शनिस्ट और यहाँ तक कि एक बेबी सिटर की भी जॉब की। उनमें से कुछ नौकरियां बकवास थीं और कुछ हद तक कम सैलरी वाली थीं, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां मैं दोबारा कभी काम नहीं करूंगी। वो है मैकडॉनल्ड्स। मैं वहां केवल 2 महीने के लिए ही थी। एक डरावनी घटना के कारण मैं वापस जाने से बहुत डरने लगी। ये सब आधी रात की कुछ देर बाद हुआ। रेस्टोरेंट के पास एक कम रोशनी वाला एक पार्किंग लॉट था और पीछे एक शांत सड़क थी जिससे बिल्डिंग के बाहर देखना बहुत मुश्किल हो गया था। हम रात 10 बजे दरवाजा बंद करते थे। हर रात हम सुबह 3 बजे तक ड्राइव थ्रू कस्टमर्स को सर्विस देते थे। मैं खिड़की के पास अकेली बैठी थी, सोने की कोशिश नहीं कर रही थी। तभी एक आदमी 1996 बेस सैटिन कूप में आया। उसने अपना चेहरा छुपाने के लिए एक लंबा ट्रेंच कोट और नीचे की ओर झुकी ब्लैक कैप पहन रखी थी। मैंने विंडो को सरकाया और कहा, हाय, आपको क्या ऑर्डर करना है? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। आपको क्या ऑर्डर करना है? मैंने दोहराया, इस बार थोड़ा जोर से। अपना सिर ऊपर उठाकर वो आदमी मुस्कुराया। मैंने उसके चेहरे के निचले आधे हिस्से को अच्छी तरह से देखा। उसके नीचे के सभी दांत भूरे और सड़े हुए थे, जिनके बीच में काफी गैप्स थे। मैंने अपने आप पर दबाव डाला कि मैं इस बात से ना डरूं। क्या कुछ ऐसा है? वेल, हेलो डार्लिंग। अचानक उसने टोक दिया, तुम्हारा नाम क्या है? ग्रेट। एक और बदतमीज। मैंने अपना नेम टैग टैप किया। नोरा, बहुत अच्छा नाम है। तुम जैसी सुंदर लड़की इस जगह पर काम क्यों कर रही है नोरा? मैं बस इतना ही सोच सकी। फिर नहीं, ये पहली बार नहीं था कि मैंने किसी अजीब आदमी का सामना किया। सर, मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, अगर आप ऑर्डर नहीं देना चाहते तो मैं। क्या तुम यहाँ अकेली हो? उसने मेरी ओर देखने के लिए अपनी गर्दन टेढ़ी करते हुए पूछा। मैंने अपने गले की एक गांठ निगल ली। अब देखिए, वो आगे की ओर झुक गया। मुझे तुम्हारे साथ आकर खुशी होगी। शराब की बदबू बेकन ग्रीस और फ्राइज पर हावी हो रही थी। मैं देख सकती थी कि उस आदमी की कार गंदी थी। आधे खाए हुए टैकोस और पिज्जा डैशबोर्ड पर बिखरे हुए थे। वो आगे बढ़ा और अपने पीले गंदगी से सने नाखूनों को खिड़की से टकराने लगा। तुम कितने बजे फ्री होती हो नोरा? हम बाद में घूमने जाएंगे। अपनी कनपट्टियों के बीच अपनी धड़कन के साथ मैंने खिड़की बंद कर दी। उसे बंद कर दिया। एक शेल्फ के पीछे छुपने के लिए कोने में चली गई और फिर अपने मैनेजर को बुलाया। मैंने अपनी बाहें अपनी छाती पर मोड़ ली। उस आदमी ने मुझे गंभीर रूप से डरा दिया, जो कि मेरे द्वारा झेले गए सभी अन्य अजीब लड़कों से भी बदतर था। और मैं अब तक वापस बाहर नहीं जाना चाहती थी, जब तक कि मुझे यकीन नहीं हो गया कि वो चला गया है। कुछ सेकंड बाद मैंने खिड़की के सामने एक तेज आवाज सुनी। मैं सिहर उठी। वहाँ एक मॉनिटर उस स्थान पर लगा हुआ था जहाँ 2 दीवारें स्क्रीन पर छत से मिलती थी। सबसे पहले मैंने खुद को प्लास्टिक के कपों की 2 रोज के बीच में फंसा हुआ देखा। कुछ सेकंड्स बाद ऑफिस का सीन दिखा, जहां मेरा मैनेजर अपने घुटनों पर बैठकर पैसे गिन रहा था और उन्हें तिजोरी में रख रहा था। फिर ये रेस्टोरेंट के अंदर बच्चों के खेलने के खाली एरिया और फिर अंत में ये ड्राइव थ्रू की ओर चला गया, जहाँ वो आदमी खिड़की के बाहर खड़ा था। उसके हाथ उसकी आंखों पर थे ताकि वो अंदर अच्छे से झांक सके। हालांकि फुटेज ब्लैक एंड व्हाइट था, लेकिन मैं फिर भी उसकी जीन्स पर काले धब्बे देख सकती थी। उसने अजीब तरह से दोनों हाथों से अपनी छाती को खुजाया, जिस तरह नशे में धुत कोई आदमी करता है। तभी उसने कहा, नोरा, बाहर आओ बेबी। फुटेज फिर से वहां से शिफ्ट हो गई। ऐसा लगा जैसे वो फुटेज एक मूवी जितना लंबा हो। जब ये बाहर फिर दिखा तो वहां एक काली कार थी, बस एक खाली कार। वो आदमी गायब हो गया था। मैं अंदर तक सिकुड़ गई। मैंने कांच के दरवाजे पर प्रहार की आवाज सुनी और चिल्लाई। फिर मैंने अपने मैनेजर को चिल्लाकर बुलाया। ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। मेरे मैनेजर ने पूछा कि क्या बात है। मैंने उन्हें मॉनिटर पर नशे में धुत आदमी के बारे में बताया। उस डरावने आदमी ने कांच के शीशे पर बार बार अपनी कोहनी से हमला किया। मेरे मैनेजर ने पुलिस को बुलाया। फिर वो मुझे ऑफिस में ले गए, जहां एक सुरक्षित दरवाजा था। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं अपनी सांसें रोकी हुई हूँ। ऑफिस में कई मॉनिटर्स थे, जबकि वो बिल्डिंग के चारों तरफ घूमता रहा और अंदर जाने का रास्ता ढूंढता रहा। उसके बाद अपने कूपे में तेजी से चलने से पहले उसने कई बार मेरा नाम लेकर चिल्लाया। जैसे ही वो दूर चला गया,
हमने उसकी लाइसेंस प्लेट को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन वो काले कपड़े से ढकी हुई थी। कुछ मिनट बाद पुलिस पहुंची। मेरे मैनेजर ने पूछा कि क्या मुझे फिर से ड्राइव करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मैंने उनसे कहा कि मैं ठीक हूँ। उन्होंने पुलिस को फुटेज का चिप दिया और उन्होंने उस व्यक्ति पर नजर रखने का वादा किया। हालांकि लाइसेंस प्लेट की कमी के कारण उसका पता लगाना मुश्किल था। अगले कुछ घंटों तक मैं कभी कभार आने वाले ग्राहकों को सर्विस देने और मॉनिटर पर अपनी आंखें गड़ाए रखने के लिए बीच बीच में आगे पीछे शफल करती रही। मेरे मैनेजर और मैंने रेस्टोरेंट को बंद कर दिया और फिर एक साथ रेस्टोरेंट से बाहर चले गए। वो मुझे मेरी कार तक ले गया। मैं अंदर गई, दरवाजा बंद किया और लॉक लगा दिया। फिर उसने मुझे फ्रेंडली सैल्यूट दिया और खाड़ी के पार अपनी कार की ओर बढ़ गया। मैंने अपने पर्स में हाथ डाला, अपना सामान इकट्ठा किया और फिर इग्निशन को चालू कर दिया। इससे पहले कि मैं पलट पाती, कुछ चीज ने मेरी नजर खींच ली। दाहिने वाइपर के नीचे एक पार्किंग टिकट लगा हुआ था। लगभग सहज भाव से मैंने बाहर निकलने के लिए ड्राइवर साइड का दरवाजा खोला, लेकिन मेरे पैर जमीन पर पड़ने से 1 सेकंड या उससे भी कम समय पहले मेरे दिमाग में पीछे से एक आवाज ने मुझे बताया कि कुछ तो गड़बड़ है। मुझे रात के इस समय मैकडॉनल्ड्स के बाहर उस स्थान पर पार्किंग टिकट कैसे मिल सकता है? और फिर मैं स्पेस से बाहर निकल रही थी। घर पहुंचने तक मैंने गाड़ी को बहुत तेज भगाया। मेरी नजरें पीछे दिखने वाली शीशे पर टिकी थी। जब मैं घर पहुंची तो मैं अंदर भागी और टिकट को ठीक से देखा। मेरा नाम सामने की ओर गंदे बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, मानो किसी बच्चे द्वारा लिखा गया हो। रजिस्ट्रेशन वो था जिसे मैं नहीं पहचान सकी, लेकिन वाहन की बनावट के नीचे सैटन स्कूप लिखा था, वही कार जिसे वो खौफनाक आदमी चलाता था। मैंने पुलिस को फोन किया और ड्राइव थ्रू के दौरान हुए मुठभेड़ और मैंने अपने विंडशील्ड पर जो पाया दोनों के बारे में बताया। अगले कुछ दिनों तक मैं तनाव में थी। हालांकि सबसे डरावना हिस्सा अब भी आना बाकी था। मेरे द्वारा दी गई जानकारी का उपयोग करते हुए पुलिस ने उस आदमी का पता लगा लिया। उनके ऐसा करने से कुछ समय बाद मुझे एक परेशान करने वाला कॉल आया। अब वो हत्या के कई मामलों में मुख्य संगति था। उसने मेरी मुठभेड़ जैसी भयानक परिस्थितियों में 3 महिलाओं की हत्या की थी। उसका सबसे हालिया शिकार एक ट्रक स्टॉप वेट्रेस थी, जिसे उसने मेरी तरह तब तक परेशान किया जब तक कि शेफ बाहर नहीं आई और उसे डरा दिया। उसकी शिफ्ट समाप्त होने के बाद उसने अपने विंडशील्ड पर एक टिकट देखा। तभी वो आदमी बाहर निकला, उस पर हमला कर दिया। अगर कार से बाहर निकलने से पहले मेरे दिमाग में उठ रही उस आवाज ने मुझे नहीं रोका होता तो मैं चौथे नंबर का शिकार बन गई होती। मैंने अपने मैनेजर को फोन किया और उसी दिन मैंने मैकडॉनल्ड्स की नौकरी छोड़ दी। ये कुछ साल पहले की बात है। मैं एक्सेप्ट करूंगी कि मैं युवा और नादान थी और मेरा मानना था कि मैं कभी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिलूंगी जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहेगा या मुझे कोई नुकसान पहुंचाएगा। ये सब मैकडॉनल्ड्स में मेरे काम के पहले दिन से शुरू हुआ। मुझे अपने स्टॉकर से मुलाकात के अलावा उस बदलाव के लिए वास्तव में कुछ असामान्य याद नहीं है। इस स्टोरी के लिए मैं उसे डी कहूंगी। जिस समय यह घटना घटी उस समय डी 26 साल का लड़का था और वो मुझसे मिलने के करीब 1 साल पहले उस शहर में आया था, इसलिए शहर में उसके बारे में ज़्यादा कोई नहीं जानता। जैसा कि मैं कह रही थी कि ये मेरी शिफ्ट के अंत के करीब था जब डी अपने इंट्रोडक्शन देने के लिए मेरे पास आया, क्योंकि वो मेरे कोवर्कर्स में से एक था। पहली बात जो डी ने मुझसे कही वो ये थी, मुझे पता है कि तुम्हारा नाम एमा है, लेकिन मैं तुम्हारी उम्र नहीं जानता। मैंने जवाब दिया कि मैं 16 साल की थी। फिर उसने मुझसे कहा कि मैं 16 साल के हिसाब से काफ़ी बड़ी लगती हूँ, जिस पर मैंने अजीब तरह से हंस दिया, क्योंकि मैं इस तरह की स्थिति में कभी नहीं रही और मैं उन लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहती थी। उन अजीब टिप्पणियों के बाद उसने मेरे साथ और ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश की, मेरे चारों ओर मंडराते हुए और मुझे सामने के काउंटर एरिया पर सामानों को रिस्टॉक करते हुए देखा। उसने मुझे बताया कि वो 26 साल का था, लेकिन मानसिक रूप से वो 16 साल का था। मेरे लिए उसे नज़रअंदाज करना और बातचीत जारी न रखना बड़े खतरे का संकेत होना चाहिए था। हालांकि मैंने उसे संदेह का लाभ दिया कि वो सिर्फ अजीब था और कुछ भी गंभीर नहीं हो सकता था, क्योंकि वो लगभग 1 साल पहले ही यहाँ आया था और पुलिस उसके पीछे नहीं गई थी। सामान वापस लाने के बाद मैं बाहर निकली। लॉबी में एक टेबल पर अपनी माँ को मुझे लेने का इंतजार करने लगी। डी मेरे पीछे पीछे टेबल तक आया और मुझसे मेरा नंबर मांगने लगा। मेरे पास उसे ना कहने के लिए पर्याप्त कॉमन सेंस था
और मैं अपने से 10 साल बड़े लड़के को अपना नंबर देने में सहज महसूस नहीं कर रही थी। मेरे ना कहने के बाद भी वो मेरा नंबर मांगता रहा, इसलिए मैंने उसे कहा कि अगर वो मेरे नंबर को गैस कर लेता है तो वो उसे प्राप्त कर सकता है। वो आश्चर्यजनक रूप से इसके लिए सहमत हो गया। एक बार जब मैं घर पहुंची तो मैंने शावर लिया और मैं अपने फ़ोन पर मोबाइल गेम्स खेलने लगी। तभी अचानक मुझे एक अननोन नंबर से मैसेज आया। हे, मुझे तुमसे बात करके अच्छा लगा, क्या तुम कल आओगी? ये कौन है? मैं डी हूँ। तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? ओह, मुझे ये एप्लीकेशन से मिला। तुमने मेरा एप्लीकेशन कैसे देखा? मैंने उसे मैनेजर के टेबल पर से देखा। ओह, फिर मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। फिर मुझे एहसास हुआ कि ये थोड़ा अजीब था। अगली शिफ्ट में मैंने काम किया। डी भी काम कर रहा था। जैसे ही उसने मुझे देखा वो मेरे पास आया और मुझसे पूछा कि मैं उसके मैसेजेस और कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रही हूँ। मैंने झूठ बोला और मैंने उससे कहा कि मेरी माँ को पता चला है कि उसने मुझे मैसेज किया था और उन्होंने मुझे उसे ब्लॉक करने को कहा। मैं जानती थी कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन वो बहुत गुस्से में लग रहा था। फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या वो मुझे किसी दूसरे ऐप से मैसेजेस भेज सकता है, और मैंने उससे कहा कि नहीं, हमें काम के बाहर किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मैं 16 साल की हूँ और वो 26 साल का है। वो और अधिक निराश हो गया और मुझसे कहा कि मैं एक बिच हूँ, क्योंकि वो बस मुझसे दोस्ती करना चाहता है। मैं टकरावों से अच्छी तरह से निपट नहीं पाती, इसलिए मैंने माफ़ी मांगी और चुपचाप अपना काम करने की कोशिश की। वो अपनी शिफ्ट में बाकी समय किचन एरिया में सामान पटकने और हर बार मेरे सामने से गुजरते समय बड़बड़ाने में बिताता था। तब से या तो वो मेरे साथ सबसे अच्छे दोस्त की तरह व्यवहार करता या ऐसा व्यवहार करता जैसे वो मुझसे बहुत नफरत करता हो। मैं उसकी वजह से काम पर जाने से डरती थी, लेकिन ये एकमात्र ऐसी जगह थी जहाँ मैं काम कर सकती थी, जो मेरे घर के पास था। एक रात जब वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त होने का दिखावा कर रहा था, उसने मुझे घर जाते हुए देखने का जिक्र किया और ये सुनिश्चित करने के लिए कि मैं सेफ रहूं, वो मेरे पीछे पीछे घर तक आया। फिर वो मुझे बताने लगा कि मेरा बेडरूम कहाँ है। जब ये हुआ तो मैं उस पर चिल्लाई, क्योंकि उसे इस तरह से रहते हुए लगभग 2 महीने हो गए थे, और मैंने उससे कहा कि वो मुझे अकेला छोड़ दे और मुझसे बात करना बंद कर दे। मेरे गुस्से के बाद पहले तो वो हैरान लग रहा था, लेकिन उसने मुझे लगभग 3 सप्ताह के लिए अकेला छोड़ दिया। मुझे बाद में दूसरे कोवर्कर से पता चला कि वो मेरी शिफ्ट के बाद मेरे साथ घर आता था और उसने सभी को ये बताया है कि हम डेट कर रहे थे। उन 3 हफ्तों बाद उसने मेरी माँ को फ़ोन किया। मुझे पता है कि उसे मेरी माँ का नंबर एप्लीकेशन से मिला होगा, क्योंकि वो मेरे इमरजेंसी नंबर्स में लिस्टेड थी। उसने मेरी माँ को फ़ोन किया और एक वॉइस मेल भेजा जिसमें वो मुझसे शादी करने के लिए हाथ मांग रहा था। निसंदेह मेरी माँ घबरा गई और मुझसे सवाल किया कि उन्हें वॉइस मेल किसने भेजा था, लेकिन मैंने कहा कि ये सिर्फ स्कूल का कोई बच्चा होगा जो प्रैंक कर रहा था। उसके बाद मैंने काम पर डी को नज़रअंदाज कर दिया और फैसला किया कि मुझे उसे इस जुनूनी व्यवहार से रोकने के लिए किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। मैं भी हमेशा काम करने के बाद अपनी माँ के साथ ये सुनिश्चित करती थी कि मेरे घर के बाकी सभी लोगों के सो जाने के बाद सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद रहें। हालांकि डी को नज़रअंदाज करने से कुछ नहीं हुआ, और जब मैं काम करती थी तो वो लगातार मुझसे बात करने की कोशिश करता। और मेरे मैनेजर ने एक दिन डी के व्यवहार के बारे में मुझसे बात की। उन्होंने मुझसे कहा कि वो मेरे आसपास डी के व्यवहार को देख रही है और वो बता सकती थी कि मैं उसके पास कितनी अनकंफर्टेबल रहती हूँ। मैंने उन्हें बताया कि मैं डी के आसपास बहुत अनकंफर्टेबल थी, लेकिन मैंने उसका पीछा करने का जिक्र नहीं किया, क्योंकि मैंने खुद को आश्वासित किया कि अगर मैं अपना सर नीचे रखूंगी और इसे नज़रअंदाज करूंगी तो ये बंद हो जाएगा। सौभाग्य से मैनेजर ने उसका शिफ्ट चेंज कर दिया। इसके कारण हमें सेम शिफ्ट में काम नहीं करना पड़ा, और मेरे मैनेजर ने दूसरे मैनेजर्स को भी सूचित किया ताकि डी किसी दूसरे कोवर्कर के साथ अपनी शिफ्ट बदलने की कोशिश न करे। हालांकि मेरी खुशी ज़्यादा समय तक नहीं टिकी, क्योंकि जब मैं काम कर रही होती थी तो वो लॉबी में एज अ गेस्ट बैठता था और मुझे घूरता रहता था। मैनेजर उसे बाहर नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि वो एज ए कस्टमर आया था और हम कस्टमर्स को ऐसे ही लॉबी से नहीं निकाल सकते। ये व्यवहार महीनों तक मुझे काम करते हुए देखने तक चलता रहा। फिर एक दिन वो बाहर चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। पता चला कि उसके मकान मालिक ने उसे बाहर निकाल दिया और उसे अपने होम टाउन वापस जाना पड़ा। मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा और बस इस बात से राहत महसूस किया
कि मेरा पीछा करने वाला व्यक्ति आखिरकार जा चुका था, जब तक कि मेरे कोवर्कर ने मुझसे नहीं पूछा कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहना कैसा लगता है। मैं थोड़ी कंफ्यूज थी। तभी मुझे पता चला कि उसने सभी को ये बता दिया था कि हम डेट कर रहे थे और कपल्स को यहाँ एक साथ कोवर्कर्स के रूप में काम करने की परमिशन नहीं थी। मैंने तुरंत उसे सूचित किया कि हम कभी डेट नहीं कर रहे थे और उसे बताया कि वो कैसे मेरा पीछा कर रहा था। उसके तुरंत बाद हर कोवर्कर जिसने सोचा कि हम डेटिंग कर रहे थे, उन्हें स्थिति की सच्चाई पता चली और मैंने ये क्लियर किया कि डी ने जो कुछ भी उन्हें बताया वो सब कुछ झूठ था। उनके भ्रमों को सुनकर मुझे एहसास हुआ कि स्थिति कितनी खतरनाक हो गई थी। उसने एक अफवाह ये भी फैलाया था कि वो मुझे प्रपोज करने की प्लानिंग बना रहा है क्योंकि हम शादी करना चाहते हैं और ऐसा करना सही होगा क्योंकि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। कुल मिलाकर ये मेरे जीवन के सबसे बुरे समयों में से एक था और आज तक मैं सोने से पहले हमेशा हर खिड़की और दरवाजे पर लगे ताले की जांच करती हूँ। लगभग 6 महीने पहले मैं मैकडॉनल्ड्स में काम करता था। मुझे नहीं लगा था कि मुझे जॉब की जरूरत थी, लेकिन मेरा 18th बर्थडे आ रहा था, इसलिए मेरी स्टेप मॉम ने यह जरूरी समझा कि मुझे मेरे पैसों को मैनेज करने आना चाहिए। शुरू में मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ समय बाद मुझे मेरे पैसों को मैनेज करने में मजा आने लगा। उस वक्त मेरी ड्यूटी ड्राइव थ्रू पर थी, जो मुझे एक रोबोट की तरह फील करवाती थी। मुझसे एक स्क्रिप्ट को याद करवाया जाता था, जिसे मुझे बाहर खड़े कस्टमर के सेंसर दबाने पर अपने माइक्रोफोन से बात करने में इस्तेमाल करना था। एक सोशल पर्सनैलिटी होने के चलते मुझे इनपर्सनल पर्सनैलिटी की तरह रहना था, जिस कारण मुझे थोड़ा डिस्कनेक्टेड फील होता था। उस रात मैं अपने कोवर्कर एलेविन के साथ काम कर रहा था। रात के 2 बज रहे थे और हमें ज्यादातर कस्टमर्स ड्रंक ही मिलते थे। उनमें से ज्यादातर कॉलेज के स्टूडेंट्स थे जिन्हें जल्दी से मील चाहिए थी। एलेविन फ्रंट काउंटर पर बैठी थी जब उसने मुझे देखा और कहा, तुम बहुत थके हुए दिखाई दे रहे हो नेथन, तुम जाकर ड्राइव थ्रू में सो जाओ। मुझे नहीं लगता कि इतनी रात को कोई आएगा। वो सही थी। मैं आज के लंबे दिन से थक गया था और मुझे इस मौके को गंवाना नहीं था जहां मैं सो पाता। मैं जाकर ड्राइव थ्रू की चेयर पर बैठ गया और कैमरा स्क्रीन से बाहर देखने लगा। पार्किंग लॉट पूरी तरह से खाली पड़ा था और बाहर किसी के आने की कोई उम्मीद नहीं थी। मैं अपने ख्यालों में खो गया था जब मैंने बाहर से ऑर्डर के सिग्नल को देखा। मैकडॉनल्ड्स में आपका स्वागत है, आपका क्या ऑर्डर है? मुझे अपनी नींद से बाहर आकर यह समझने में समय लगा कि बाहर एक औरत खड़ी थी। वो थोड़ी करीब दिखाई दे रही थी, लेकिन बेघर नहीं, बस वो थोड़ी अजीब थी। उसके लंबे सुनहरे बाल थे और उसने एक ऑरेंज कलर का समर सूट पहन रखा था, जबकि बाहर जमा देने वाली ठंड थी। उसने अपने कांपते हुए हाथों और प्लास्टिक नील्स को स्क्रीन पर रखा। उसने माइक पर बोलने की कोशिश की और मैंने जल्दी से अपने हेडसेट को सही किया ताकि मैं उसकी आवाज अच्छे से सुन सकूं। सॉरी मैम, क्या आप अंदर आकर ऑर्डर दे सकती हैं? यहां सिर्फ गाड़ियों के लिए ऑर्डर लिए जाते हैं। इतनी ठंड में बाहर से ऑर्डर देना बहुत अजीब बात थी। जब उसने मेरी आवाज को स्पीकर से आते हुए सुना तो उसने अपने सारे मोमेंट्स को रोक दिया और वो मेरी आवाज को गौर से सुनते हुए अपने चेहरे को स्क्रीन के पास ले आई और सीधा कैमरे की तरफ देखने लगी। मैं उसकी लंबी और गहरी सांसों को अपने हेडसेट में सुन पा रहा था। उसके स्क्रीन के बहुत करीब होने के कारण मैं बता सकता था कि वो एक मिडिल एज औरत थी। मैं अपनी रिक्वेस्ट को एक बार दोबारा दोहराने वाला था जब उसने स्क्रीन से पीछे हटते हुए अपना चेहरा हाँ में मिलाया। इसके बाद मैंने उसे फ्रंट डोर की ओर जाते हुए देखा। मैं अपनी स्क्रीन से उसे स्टोर के अंदर जाते हुए देख पा रहा था। उसने अंदर जाकर एवेलिन से बात की। उस वक्त तक स्टोर लगभग खाली हो चुका था। उसने एवेलिन को ऑर्डर दिया और जाकर एक टेबल पर बैठ गई। मैं बहुत क्यूरियस था, इसलिए मैंने जाकर एलेविन से बात की और उससे पूछा कि वो औरत क्या मांग रही थी। एलेविन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा कि उस औरत ने मेरा नाम बताया और वो मेरी मां होने का दावा कर रही थी। एक बात जो एवेलिन नहीं जानती थी कि मेरी मॉम बहुत पहले ही जा चुकी थी जब मैं बहुत यंग था।
उसने बताया कि उस औरत के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। तो एवेलिन ने उसे बताया कि यहाँ इस नाम का कोई काम नहीं करता, और ये सुनने के बाद वो औरत यहां से चली गई। हालांकि कुछ भी बुरा नहीं हुआ था, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा घबरा गया था। जब मैं अपनी सीट पर वापस आया और जैसे ही मैंने कैमरा देखा, मैं देखकर बिल्कुल शॉक्ड रह गया। तुम मुझसे छुप नहीं सकते, तुम मुझसे छुप नहीं सकते। वो औरत वहां खड़ी थी और वो स्पीकर को जोर जोर से पीट रही थी। उसके चेहरे पर से गिरती हुई लार और गुस्से को देखने पर कोई भी उससे डर जाता, और तभी उसके हिलने की वजह से उसके सुनहरे बालों वाली विग नीचे गिर गई और मुझे उसका गोल और गंजा सिर दिखाई दे रहा था। मैं उसे स्क्रीन से इधर उधर भटकते हुए देख पा रहा था। मुझे नहीं पता था कि मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। मैं पहले से ही बहुत घबराया हुआ था। तभी एवेलिन ने उसके चिल्लाने की आवाज सुनी और वो वहां पर आ गई। उस औरत को इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर वो बहुत डर गई थी। हम एक शांत और छोटे से टाउन में रहते हैं और हमारे साथ पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। उसने सभी दरवाजों को बंद कर दिया और पुलिस को कॉल किया, और मैं घबराते हुए उस औरत को देख रहा था। जल्द ही पुलिस वहां पर आ गई, लेकिन उनके आते ही उसने बहुत ही पोलाइट तरीके से बात करना शुरू कर दिया। पुलिस के पास उसे अरेस्ट करने का कोई कारण नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे जाने दिया। उस दिन मैंने बहुत मुश्किल से समय काटा और फाइनली 7 बज गए और दूसरे कोवर्कर्स के आने का समय हो गया। मुझे तब थोड़ी राहत महसूस हुई। इसके बाद मैं पार्किंग लॉट में आया और अपने ट्रक के अंदर बैठ गया और मैंने उसे स्टार्ट किया, बिना ये जाने कि मेरे ट्रक के आगे एक फिगर बैठा हुआ था। वो मेरे ट्रक से टकरा गया और मुझे ये समझते हुए ज्यादा समय नहीं लगा कि ये वही औरत थी। वो जल्दी से उठी और उसने मेरे ट्रक पर मुक्का मारना शुरू कर दिया। इस औरत के साथ कुछ गलत था, और तभी उसने अपने विग को मेरे कार के शीशे पर दे मारा। मैंने वहां से निकलने में ज्यादा समय नहीं लगाया और जल्दी से अपने घर की तरफ निकल गया। एवेलिन ने उसके अगले दिन मुझे कॉल करके बताया कि उसने उस रात के पहले की कैमरा फुटेज को देखा था और उसने देखा कि उस औरत ने मेरे ट्रक पर बैठकर पेशाब किया था। ये बहुत ही गंदा था। मैं उसे भूलने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे अपने ट्रक में उसके नकली नेल्स का पेंट भी दिखाई दिया, लेकिन उस दिन के बाद से उस औरत को मैंने दोबारा नहीं देखा। लेकिन ये अब भी एक मिस्ट्री है कि उस औरत ने मुझे ही क्यों टारगेट किया। मैं अब हर दिन अपने ट्रक में जाने से पहले उसे चेक जरूर करता हूं।